ओके, सो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले हम समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, ऐसी साइंस में क्या कमी रह गई कि हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करनी पड़ी या फिर हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी नॉर्मल एग्जांपल। आप लोग घर जाते हैं, ठीक है, एवरीवन लाइक्स थिंग्स ऑर्गेनाइज, चाहे आपको ऑर्गेनाइज करना पसंद हो या नहीं पसंद। ठीक है, अगर बुक्स एक जगह रखी हुई हैं, ठीक है, आपकी पेंसिल्स एक जगह रखी हुई है, आपकी और सारी चीजें एक जगह रखी हुई है, एक जगह है आपके पास मूवी देखने के लिए। इमेजिन यू गो टू योर हाउस एंड सोफा कहीं फ्रिज पे चढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड देन फ्रिज के अंदर आपके बुक्स रखे हुए हैं, ठीक है, खाना जमीन पे पड़ा हुआ है, उठा के खा रहे हो, मे बी जस्ट लाइक इट, लेकिन नॉट एवरीवन, सबको नहीं पसंद। सबको ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है कि हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो। जब हमने इसी तरीके से एलिमेंट्स डिस्कवर करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो अब एलिमेंट्स रैंडमली डिस्कवर होते, कभी कार्बन डिस्कवर हो गया, कभी सिलिकॉन डिस्कवर हो गया, कभी ऑक्सीजन डिस्कवर हो गया, दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट डिफरेंट नाम मिल रहे हैं, लेकिन मैं ग्रुप कैसे करें। मतलब अगर मैं किसी को बताना स्टार्ट करूं, इफ आई वांट टू टेल समवन कि मैंने क्या पढ़ रखा है, ठीक है, इमेजिन कि आप 12 साल जो पढ़ते हो क्लासेस में डिवाइडेड है, क्लासेस से सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है। मान लो आपका कोई सब्जेक्ट कोई क्लास नहीं होती, आपने रैंडमली बस चीजें पढ़ रखी होती, हाउ वुड यू टेल कि ये मैंने कब पढ़ा था, किस सब्जेक्ट में पढ़ा था, ये किस सब्जेक्ट के लिए रेलेवेंट है, मैं आगे किस सब्जेक्ट में पढ़ूंगा। नहीं कर सकते हम। तो देयर वाज अ नीड टू क्लासिफाई एंड एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड नीड्स टू बी क्लासिफाइड, which is something also related to statistics because classification is a part of it, but classification is necessary for each and every field। आपने बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में क्लासिफाई करा, वो सब भी पढ़ रखा है, तो इसीलिए केमिस्ट्री में भी क्लासिफिकेशन की जरूरत थी। तो प्रॉब्लम बहुत की केमिस्ट्री इतनी ज्यादा एडवांस हुई नहीं थी कि हम प्रॉपर्ली क्लासिफाई कर पाए, तो सबके अपने अपने तरीके थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक ग्रुप ऑफ टॉफीज दे दूं, ठीक है, मान लो मेलेडी टॉफी देता हूँ मैं आपको, एंड मैं कहता हूँ कि मेलोडी नहीं, मतलब एक मिक्सचर ऑफ टॉफीज दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप लोग ग्रुप करो, ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से ग्रुप करने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा कि मैं चॉकलेट एंड नॉन चॉकलेट टॉफीज ग्रुप कर रहा हूँ, ठीक है, कोई कहता है कि मैं स्वीट सॉल्टेड डिफरेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ पैकेजिंग के बेसिस पे कर रहे हैं कि जिनकी पैकेजिंग पे ऊपर एक साइड फ्लैप है, मैं उनको एक साइड कर रहा हूँ, एंड देन दोनों दिस साइड ट्विस्टेड है उन्हें एक कर रहा हूँ, दोनों दिस साइड स्टेपल्ड है, या फिर जो भी कहते हैं उसे, उसे हम एक ग्रुप में कर रहे हैं। कुछ लोग नाम के बेसिस पे करेंगे कि जिनके फर्स्ट ए टू लाइक फर्स्ट 30 लेटर्स में जो नाम आते हैं उसमें एक ग्रुप, देन नेक्स्ट ग्रुप। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के तरीके आप लोगों के, कोई भी एक नहीं निकल सकता जब तक आपके पास कोई साइंटिफिक मेथड ना हो। तो इसी तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी यही पीपल आर ट्राइंग टू डिस्कवर कि क्या एक मेथड है जो हम सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर पाए, एंड देन वो साइंटिफिक साइंटिफिक मतलब सेंस बना रहा हो, जो ग्रुप्स बने उसमें एक्चुअली वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक्सपेरिमेंट मतलब क्लासिफाई करना स्टार्ट करा था, एंड क्लासिफिकेशन में पीरियोडिक टेबल बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपली क्लासिफाई कि एलिमेंट को ग्रुप में डालने की कोशिश करा था, वो था हमारा लैवोसियर। ठीक है, यू वुड से स्पेलिंग में लिख देता हूँ आप लोगों को बिकॉज डजंट साउंड लाइक स्पेलिंग। तो दिस इज अ फ्रेंच नेम, दैट इज द रीजन कि इसे हम ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते। दिस इज लैवोशियर, आर नहीं बोलते इसका, ठीक है। एनीवेज, तो इसने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में ग्रुप करा था एलिमेंट्स को कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, उनकी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए। तो क्लासिफिकेशन तो कह सकते हैं कि इन्होंने स्टार्ट, कुड से दैट क्लासिफिकेशन स्टार्ट करी थी। देन देयर वर अ लॉट ऑफ अदर साइंटिस्ट, बट वी विल बी कवरिंग कि कैसे पीरियोडिक टेबल बेसिक से स्टार्ट हुआ एंड देन हम मॉडर्न पे कैसे आए, एंड देन हर की लिमिटेशन क्या थी कि हम नेक्स्ट पे जाने की जरूरत पड़ी, एंड देन मॉडर्न क्या क्या लिमिटेशंस ओवरकम। ठीक है, this might sound boring, and this is, to be honest, boring, I'm not kidding, but what's important is you'll understand कि periodic classification हुई कैसे है, and then you'll understand कि every reason of every group or every column की वो क्यों बना, you'll have a reason for it। बोलो क्या मॉडर्न की लिमिटेशन, देयर आर नो लिमिटेशन, दैट्स व्हाई इट इज फॉलोड थ्रू आउट, मतलब अभी तक डिस्कार्ड नहीं कर सकते। हाँ, तो है ही नहीं ना, दैट इज द थिंग कि अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ये प्रूव करता है कि और कोई एलिमेंट हो ही नहीं सकते जो उस ग्रुप में आए कंप्लीटली फिल्ड। वो ये कहना चाहते हैं अगर सेम प्रॉपर्टीज है तो हम वर्टिकली तो हमेशा ग्रुप बढ़ा सकते हैं मॉडर्न में, अगर आपको पता हो जिसको भी थोड़ा बहुत भी आ रहा तो वर्टिकली तो हमेशा बढ़ सकते हैं, नीचे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टली और है ही नहीं, क्योंकि वो नाइन्थ पे हमेशा रिपीट कर रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टीज रिपीट करने लगे जिसकी वजह से हम लोग डाल रहे हैं। इन एनी केस मॉडल में और भी बहुत क्लासिफिकेशन है, कलर क्लासिफिकेशन है, कलर कोडिंग है, बिकॉज नॉन मेटल्स मेटल्स मेटलॉइड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, देन अलग और भी बहुत चीजें हैं मॉडल में। ठीक है,
इन एनी केस हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं? हम सबसे पहले डोबराइना की क्लासिक ट्राइड्स की बात, ठीक है, ट्राइड्स की बात करेंगे। एंड तुम्हें थोड़ी किसी को म्यूजिक थ्योरी का थोड़ा आइडिया है, किसी को म्यूजिक थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो म्यूजिक थ्योरी का, तो हाँ सारे गाँव आप थोड़ा थोड़ा म्यूजिक का जिसको भी हाँ अच्छा। तो तुझे तुझे तबला बजाना आता है? कॉर्ड्स वगैरह तो पता है ना तुझे? ऑब्वियसली हारमोनियम सीखता है, कॉर्ड्स पता होते हैं। तो कॉर्ड्स टेक्निकली ट्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम जैसे जैसे मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें, थोड़ी बहुत चीजें थोड़ी सी म्यूजिक से मिलती है। फॉर एग्जांपल जब हम ऑक्टेव्स पढ़ेंगे, जब हम यूलांस के ऑक्टेव्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे ऑक्टेव पता हुआ, लाइक म्यूजिक थ्योरी में भी ऑक्टेव होता है, ट्राइड होते हैं, मेजर ट्राइड होता है, माइनर ट्राइड होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री। तो इट्स इंटरेस्टिंग। एंड क्योंकि म्यूजिक ऑलरेडी डिस्कवर्ड था तो यू कुड से दैट कि उससे इन्फ्लुएंस ले रही थी केमिस्ट्री, ठीक है। सो नाउ कॉल इट की एक बेकार फील्ड मतलब म्यूजिक को, बट यू गेट मोटिवेशन फ्रॉम अ लॉट ऑफ फील्ड, दैट इज द थिंग। एनीवेज, तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले ट्राइड से। तो ट्राइड देखते हैं हम क्या होते हैं, ठीक है। तो आने से पहले पहले लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। This is Triads. Okay, this is a German name. Pronunciation German में डिफरेंस है, इंग्लिश में डिफरेंस है। एंड टू बी ऑनेस्ट जर्मन की प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए टेक्निकली, बट जो कहते नहीं कि अंग्रेज लोग जो मन करे वो बोल ले तो वो अपनी इंग्लिश हो जाती है। बाय द वे देयर इज एन इंडियन इंग्लिश आल्सो नाउ। तो तीन तीन टाइप की इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, बट टेक्निकली एक प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए थी, बट अलग अलग वर्ड्स की होती है बिकॉज वो बोल नहीं सकते। इट्स अबाउट द सिलेबल्स। अगर तुम्हें थोड़ी लैंग्वेज की बेसिक्स पता हो तो जिस तरीके से हम बोलना सीखते हैं ना, देयर इज अ रीजन कि हमें एक्सेंट आता है, बिकॉज हमारे वर्ड्स वो होते हैं जिसकी वजह से हम उसके मोल्ड वैसे करते हैं। ऑन द अदर हैंड अमेरिकन को वर्ड्स वैसे बोलते हैं तो उन्हें कुछ हिंदी वर्ड बोलने में दिक्कत होगी क्योंकि वो सिलेबस ही नहीं सीखते हो, ठीक है। पर्टिकुलर वे में जिस लाइक एक बच्चे को आप बुलाना जब स्टार्ट करते हो वो तो कुछ नहीं बोल पाता है, समझ नहीं आता है। तो टेक्निकली एक नई लैंग्वेज सीखना, एक नया एक्सेंट सीखना है जस्ट लाइक दैट। यू डोंट गेट इट कि वो कैसे बोल रहे हैं, यू जस्ट डोंट गेट इट। एनीवेज, राइट्स की बात करते हैं। सबसे पहले दीज ग्रुप्स लिखेंगे डेफिनेशंस इसकी। दीज ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स, ट्राइड है तो ऑब्वियसली ट्राइड मतलब तीन, थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इनके पास सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक सेकंड बात करते हैं। They have not specified exactly what physical or chemical. They are just saying properties, which means generally क्या अगर properties बोला जाए तो हमेशा chemical properties की बात कर रहे हैं, ठीक है, physical properties की बात नहीं कर रहे हैं generally. In any case, आगे बढ़ते हैं। तो having similar properties further छोड़ो, इतना लंबा क्या लिखोगे। सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मैं सिर्फ नोट्स के लिए दिखा रहा हूँ आपको। एंड एक और चीज होनी चाहिए उसमें, द व्हेन मास ऑफ एनी पर्टिकुलर triad were arranged in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the mean / average of the atomic masses of other two elements. तो ये क्या कहना चाहता है ये समझते हैं। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज कुछ सिमिलर होंगी, जो ट्राइड होंगे प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हमने अरेंज कर दिया। तो वी हैव थ्री एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मान लो वो एक्स
Y, Z है, ठीक है। इन तीनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर, दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्हें अगर मैं दो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मान लो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मास में अरेंज करता हूँ, ठीक है। मान लो एक का एटॉमिक मास, कुछ भी ले लेते हैं हम, एक का एटॉमिक मास P Q है एंड तीसरे का R है, ठीक है। एटॉमिक मास, आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज़ एटॉमिक मास यहाँ लिखते हैं, फिर मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ लिखते हैं इससे, लेकिन मैं एटॉमिक मास भी यहीं पे डिनोट कर रहा हूँ। तो एटॉमिक मासेस इनके मान लो P Q R है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो सेंटर वाला मिडिल टर्म है जो हमारी, उसका atomic mass is roughly equal to, not exactly, but is roughly equal to, which means approximately equal to, which is approximately equal to P plus R by 2, मतलब average of the atomic mass of other two elements, ठीक है। ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, this is just me explaining you what it means. This basically means कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, तो हम 2 एलिमेंट्स का अगर एटॉमिक मास का सम का एवरेज निकाले, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर वाले एलिमेंट, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास, रफली, नॉट एग्जैक्टली, रफली। उन्होंने ये दो चीजें ऑब्जर्व करी एंड इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ ट्राइड्स बनाए। वो ट्राइड्स क्या है ये देख, ठीक है। तो 3 ट्राइड हमें दे रखे हैं, देखो सेट 1 सेट 2 सेट 3 सिंपली मींस कि 3 ट्राइड्स है हमारे पास और उसके एटॉमिक मास दे रखे हैं, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ स्मॉल थिंग कि हम चेक करते हैं कि क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। कैल्शियम बेरियम की एटॉमिक मासेस दे रखे हैं हमें, इसका एवरेज निकालो। हाउ वुड यू डू दैट? यू वुड सिंपली कैलकुलेट 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, निकालो कितना आता है जल्दी। तो ये आ रहा है हमारा 88.5, which is approximately equal to 87.5, not exactly but yeah approximately equal to it. Okay, सबका 88.5 आ रहा है ना, I'm not checking the calculation. Okay, next lithium, sodium and potassium. तो lithium और potassium की ऐड करके देखते हैं हम। तो this is 7 plus 39 divided by 2, कितना आ रहा है? Exactly 23 आ रहा है। Great, तो ये तो exactly 23 आ रहा है। एंड नेक्स्ट लास्टली इसका भी देख लेते हैं, क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमियम। तो 35.5 ब्रोमीन है, सॉरी, 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? 81.25। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 80 के इक्वल आ रहा है। तो दिस इज व्हाट दे सेड कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है जब हम ट्राइड के दो एलिमेंट्स की, एंड ऑब्वियसली इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम। इवन अगर किसी ने थोड़ी ज्यादा केमिस्ट्री पढ़ रखी है तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि इन चीजों की जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सिमिलर कंपाउंड्स बनते हैं, व्हिच बेसिकली मीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ऑक्साइड्स जो बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स जो बनते हैं वो सिमिलर बनते हैं। दिस इज द रीजन, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो उन्होंने भी यही चेक करके देख रखा है, तो व्हिच इज approximately equal to the atomic masses of the three, ठीक है। तो ये कुछ ट्राइड्स है एंड इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने कौन कौन से ट्राइड लिखे हैं, मैं कुछ ट्राइड्स बताता हूँ आपको एंड देन उसके बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं, ठीक है। तो ट्राइड लिखते हैं सबसे पहले। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सबको नाम याद रहेंगे, किसी को नाम अगर लिखना हो किसी का मुझे बता देना, मैं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। इनकेस कोई नाम भूल जाए, अभी लग रहा होगा सिमिलर, लेकिन जब हम आगे दूसरे लिखेंगे, ऐसा स्पॉन्टियम लिखेंगे तो तुम मे भी भूल जाओ, तो उसके लिए हम लिख देंगे, बट मैं इनफैक्ट अभी लिख देता हूँ। दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, दिस इज, इनकी वैलेंसी सेम है। काफी स्टूडेंट्स अभी कहेंगे सर इनकी वैलेंसी सेम है तो इनकी ऑब्वियसली केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन उस टाइम तक पता नहीं था, ठीक है। वैलेंसीज वगैरह की बात तो अभी हम कर ही नहीं रहे, अभी तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि ग्रुप उन्होंने, एंड दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ हाँ, वो लेकिन वही है ना, मॉडर्न तो अभी तक आया नहीं, तो अभी फिगर आउट कर रहे हैं। तो हम एक और चीज ऊपर लिख लेते हैं। देयर वाज दिस जॉन डाल्टन, जिन्होंने क्या कहा था, जिनकी बेसिस पे हमने सारे पीरियोडिक टेबल्स अपने बनाना स्टार्ट करा। इनकी एटॉमिक थ्योरी क्या थी? Atomic theory. He said he was a school teacher. They say that. I don't know that for sure. But atoms of one element
लिखना है बेटा, लिख लो साथ साथ। Atoms of one element can be distinguished from other on the basis of their atomic masses or atomic weights, because obviously हमें एटॉमिक वेट ही पता होता है, एटॉमिक मास हमें नहीं पता होता। टेक्निकली हम जितनी भी बार अपने आप को वे करते हैं तो मास और वेट में डिफरेंस आपको तो पता है ना, कि हम जो निकाल रहे हो गलत चीज निकाल रहे हैं। हम जो मास बोल रहे हैं हमारा, वो एक्स दैट इज सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो वो हो रही है। तुमने पढ़ा होगा 9th में भी, इफ यू रिमेंबर। जो आप वेट निकालते हो, ना, जो भी आप ये जो 45 किलो के आ रहा है, जो 75 किलो के आ रहे हैं, ठीक है, जैसे यश ने अभी करा था 80 किलो का आ रहा था, तो ये क्या है, ये सिंपली है न्यूटन फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है। तो मतलब इसके अगर आपको राइट नोटेशन लिखनी है तो आप लिखोगे 80 न्यूटन, नॉट केजी, बट दैट इज हाउ इट इज, बिकॉज हम मास को केजीज में लिखते हैं एंड वेट को हमने डिनोट कर रखा है, तो जनरल सेंस में उसे बोलते हैं। कितनी पढ़ी थी तुमने साइंस में, दिख रहा है तुम्हें शक्लों। रुक जाए, एक बार लिख लेते हैं पहले पूरा। एक्सपेरिमेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल तुझे किसी एटम को वेट करना है, ठीक है, इफ यू हैव अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, देयर आर वेरी डिफरेंट वेज, आई नॉट एग्जैक्टली नो, बट देयर आर मेनी डिफरेंट वेज दैट आई कैन थिंक ऑफ, लाइक काउंटिंग द नंबर ऑफ, मान ली तुझे किसी का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है, स्ट्रक्चर पता है एंड उसमें कोई एक नया एलिमेंट है, ठीक है, तो तुम्हें मान लो H2O है, ठीक है, तुम्हें पता है कोई अल्कली है जो उसके साथ मिक्स होगा, तुम्हें वाटर का वेट एग्जैक्टली पता है, पहले से डिस्कवर कर रखा है, यू मिक्स दैट एलिमेंट इन इट एंड देन उस पूरे सब्सटेंस को वेट कर सकते हो एग्जैक्टली डाउन टू पॉइंट्स, देन उसमें से माइनस कर दिया, तो मेकिंग इट इजियर। मान लो कोई चीज मिल नहीं सकती तुम्हें ऐसे कि मतलब हवा में तो नहीं कर सकते, तो कंटेनिंग इट इन डिफरेंट फॉर्म, एंड वी आर आल्सो कंसर्न्ड विद कि ऐसा होगा नहीं वैसे, लेकिन अगर आपका वेट में डिफरेंस आ जाता है, अगर वो एयर में, मान लो आप एयर लेते हो एंड उसका वेट करते हो एंड देन उसे सॉलिडिफाई करते हो, एयर भी सॉलिडिफाई हो सकता है, पता है सबको, लिक्विड नाइट्रोजन भी सुना होगा तुमने, ठीक है, तो जितना प्रेशर डालोगे सॉलिड बन सकता है। तो लिक्विड नाइट्रोजन एंड जो नाइट्रोजन पूरे कंटेनर में है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन वेट चेंज नहीं होगा, मास फिक्स रहेगी, मास फिक्स रहेगी। तो अगर वो चेंज इन मास है तो क्या हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर है या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर है, तो फिर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट इससे हमने क्या सीखा कि इसकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की वजह से हमें पता चला कि अब हम जितने भी क्लासिफिकेशंस करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। तो इसीलिए पहली जो हमने डॉबरिन-स्ट्राइट पढ़े, उन्होंने एटॉमिक मासेस को कंसीडर करने की कोशिश करी, बिकॉज दे न्यू कि इन्हें डिफरेंशिएट हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, एटॉमिक मासेस की, ठीक है, ओके। अब हम कुछ ट्रायल्स लिख रहे थे, ट्रायल्स लिख रहे हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, तीनों के मासेस भी लिख लेते हैं। टेबल बना लेते, टेबल बना के कर लेते, टेबल इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। सो दिस इज, ऊपर भी बने हुए हैं बट हम दोबारा से भी लिख लेते हैं एक बार। दिस इज लिथियम, पोटेशियम, sorry, sodium and potassium. So this is 6.9 U, this is 23 U, and this is 39 U. Okay, you'll check calculating कि क्या ये इसके equal आता है and tell me. Okay, these are known as ट्राइड्स के नाम भी, मतलब ट्राइड की प्रॉपर्टी के बेसिस पे उन्होंने नाम भी बता रखे हैं, which is interesting to know. This is alkali metals. ये अल्कली मेटल है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्म क्या करते हैं, अल्कलीज फॉर्म करते हैं, वाटर सोल्यूबल है तीनों। बोलो आप साइड से रखिए। नहीं एग्जैक्टली नहीं है, एग्जैक्ट से चेक करना है, जो मैंने यहाँ पे दे रखी है एग्जैक्टली से चेक करना है। क्या? एटॉमिक मास यूनिट, AMU, U स्टैंड्स फॉर AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 9th बेटा, 9th, ये 9th के पाप है, अभी दिख रहे हैं। एटॉमिक मास यूनिट होती थी जब हम C12, ठीक है, C12 हमारा एक एटम था, ठीक है, कार्बन 12 एक आइसोटोप था। गॉड, 9th पढ़ते हैं, थोड़ी सी याद करते हैं। तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं काफी सारे, तो उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कि हम एटम्स को वेट कैसे करें, बहुत स्मॉल वेट है, बहुत ही ज्यादा कम वेट है, तो उसको वेट कैसे करें, तो उन्होंने क्या, उसे वेट करने के लिए हम एक कार्बन 12 एक आइसोटोप ऑफ कार्बन है, उसे लिया, उसको वे करा एंड इसे हमने बोल दिया 12 U है।
एंड फिर सारी क्लासिफिकेशन जितने भी वे करें हमने एटॉमिक मास यूनिट के, उसे इसके बेसिस पे करें। एक ग्राम में अगर मैं किसी भी चीज की बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23 अगर किसी चीज के एलिमेंट हो तो वो बनाता है 1 मोल, एंड वो उसके एटॉमिक मास की यूनिट होता है। तो अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोजन की बात करते हैं सिंपल है, जिससे आपको थोड़ा समझ आए, तो हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक ये एटॉमिक मास होता है 1U, ठीक है। तो अगर आपके पास 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, दिस मीन्स कि आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूल्स नहीं मोल्स नहीं, 6 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ये 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में इतने सारे एटम्स होंगे हाइड्रोजन के। तो मैं जस्ट कंपैरिजन के लिए कह रहा हूँ कितने एक यू 1 यू कैन, हाउ स्मॉल कैन 1 यू बी, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं टॉपिक पे। और जो बच्चे साइंस लेने की सोच रहे हैं, अगर तुम्हें ये नहीं आता ना, तुम्हारे टीचर पहली क्लास में तुम्हें बाहर खड़ा करते हैं। आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर तुमने ये बोला ना उससे कि क्या बोलते सर ये मूल कॉन्सेप्ट एक और बार करा, वो बाहर है। बिकॉज ये बहुत क्या डिफिकल्ट है, तुमने पढ़ा नहीं इसलिए डिफिकल्ट। आई हैव टॉट माय स्टूडेंट्स कम से कम भी 10 बार, एंड आई हैव नेवर एनकाउंटर्ड अ क्वेश्चन इन 9th एनी ऑफ द रेफरेंस बुक जो मुश्किल हो, बिकॉज देयर इज जस्ट 2 फॉर्मूलाज जिनको रीअरेंज करके सारे क्वेश्चन होते हैं। सारे सारे आई एम नॉट इवन किडिंग, सारे फॉर्मूले 2 ही है, दूसरे तीसरे वाले को बस दोनों से मिक्स करके बना रखा और कुछ नहीं। एनीवेज वापस आते हैं टॉपिक पे और ट्रायल्स लिखते हैं। दीज आर नोन एज अल्कली मेटल्स। चेक करना है ये करके आप लोग अभी चेक करोगे। नेक्स्ट ट्रायल लिखते हैं। नेक्स्ट इज कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, इनके एटॉमिक मासेस है 40.1 यू। लिख देता हूँ इसका। अभी चेक करना है, सब सारे चेक करूंगी साथ में, देखूंगा मैं तुम्हारी कॉपीज में, लिखो आराम से। 40.1 यू, 87.6 यू। चेक करना है बेटा कि इनका एवरेज अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ रहा है क्या। हाँ अप्रोक्सीमेटली चेक करना है। 137.3 यू, ठीक है। तो इन दोनों का एवरेज क्या इसके इक्वल आ रहा है, चेक करो। एंड दीज आर नोन एज alkaline earth metals, बिकॉज इनके ऑक्साइड जनरली अर्थ में हमें मिलते हैं, इसलिए alkaline earth metals। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरीन, ब्रोमीन, क्या, हाँ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। दिस इज 35.5 यू। नेक्स्ट इज 79.9 यू एंड 126.9 यू। इन दोनों का सम क्या इसके इक्वल है, एवरेज आयोडीन, ओके। दीज आर नोन एज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब किसी को पता है, बोलो। वो तो है लेकिन होते क्या है, वो तो ठीक है नहीं मतलब, बट ये होते रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट्स, कोई भी सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट, हैलो सॉल्ट का होता है, हैलो का सॉल्ट होता है। हैलाइड्स, हैलाइड्स डिफरेंट है। हैलाइड्स आई गेस बताता हूँ एक सेकंड। हैलाइड्स बाद में करेंगे, बाद में करते हैं लास्ट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सल्फर, सेलेनियम, टेरेलियम, ठीक है, टेरेलियम, हाँ। दिस इज, लिख देता हूँ मैं। सल्फर तो पता होगा, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है। सेलेनियम, टेरेलियम। बाय द वे मे भी सोचे, आईयूपीएसी नेम है तुम्हारे में?
नहीं मतलब कोर्स में है, डिलीटेड तो नहीं है ना कुछ? I'll check once. अभी करेंगे नहीं वैसे भी आज, तो डोंट वरी। बट अगर होगा तो तुम्हें समझ आया कि ये नाम कैसे आते हैं अजीब अजीब से। अच्छा, इसकी एटॉमिक मासेस लिख लेते हैं। 32.06। हाँ बेटा, उसमें भी है इसमें भी है, दोनों में। 78.96 यू एंड 127.60 यू। चेक करो। These are from the oxygen family. ऑक्सीजन फैमिली मतलब अभी हम करेंगे कि एवरी नाइन्थ एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? तो ये ऑक्सीजन फैमिली के नाइन्थ एलिमेंट में आते हैं सब, ठीक है? हाँ, इसके ऊपर ऑक्सीजन ही होगा, मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनके 6 होंगे। सबकी फैमिली हो सकती है, जो फैमिली का नाम क्या होता है, जो पहला एलिमेंट होता है उसमें से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन फैमिली की बात करें तो कार्बन सिलिकॉन, तो वैसे होता है। क्या अभी एक और दे रहा हूँ, जितने हैं इसके सारे दे रहा हूँ, जितने इसने बनाए थे, जितने पॉसिबल थे इसके लिए बनाना। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। एक दो, हाँ एक दो। जब डिफरेंस होगा तो मैं दिखेगा कितना ज्यादा डिफरेंस है। फॉस्फोरस सबको पता है, बस भी लिख देता हूँ कुछ बच्चे करके। could say that। आर्सेनिक मतलब बोलनी है, इंग्लिश का वर्ड है वो, है नहीं, जानना नहीं, मतलब बताना ही नहीं, पूछा ही नहीं हमने। दिमाग में कुछ click करा। दिमाग बोलता कौन है ऐसे? मेरे दिमाग में क्या आ रहा है मैं बता रहा हूँ तुम्हें, क्यों मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, या तो मैं बताऊंगा या नहीं। गेम्स खेलते रहो, यही सब नहीं, मैं जिसके तुम्हें पता है वो नहीं है, जिसके तुम्हें मुझे लग रहा है नहीं पता हूँ। पक्का? मुझे तो है पक्का सबको। अरे, बोल क्या होता है, क्या होता है आई? कौन से 20 में आई? आयोडीन। आयोडीन तो मतलब आई, कितना मुश्किल है। फिर तेरी क्लिकिंग में दिक्कत है। कुछ भी हाँ। तो ये तो कॉमन एलिमेंट है, ये तो पता होना चाहिए, आयोडीन नमक में होता है। अच्छा तुझे नमक से, ओ माय गॉड, मतलब कितना दिमाग लगा रहा है, क्यों बहुत लगा, खत्म हो जाएगा। तो आयरन मैन मत बोलियो, फीमेल बोल के, ये सस्ते जोक्स नहीं, प्लीज प्लीज। हाँ बता। ये है हमारे, दे रखा है उनका? नहीं इसका नहीं दे रखा। अभी देखेंगे क्यों नहीं दे रखा। चेक करो इसका भी, किस किस ने चेक कर लिया, अभी देखूंगा मैं। ना ना, देख इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रखे हैं ना मीन्स, तो पहले और लास्ट वाले में से ही करना है, इसलिए मैंने एरोस बनाए, इन दोनों का चेक करके इसको देखना है, इन दोनों का चेक करके इसको देखना है, इसीलिए एरोस बनाए। रिकॉर्डिंग पॉज करते हैं, जितनी देर में आप ट्राई करोगे। तो अभी आप लोगों ने ही इनकी ऑब्जर्वेशन, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन से ही, सो पहला ट्राइड ये था हमारा, दूसरा ट्राइड ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, उन्होंने ट्राइड दे दिए 4, ठीक है? इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया, ठीक है? लेकिन ये 3 ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, लेकिन तो इनका ट्राइड बनना चाहिए था, बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टीज दे शुड हैव बीन अ ट्राइड। लेकिन जब हमने इन्हें अरेंज करा, असेंडिंग ऑर्डर में कैलकुलेट करा, तो ये दूर दूर तक इसके एटॉमिक मासेस सेम नहीं आ रहे, which simply proves कि इसकी जो क्लासिफिकेशन थी that would not set on all the elements, which is simply meaning कि ये क्लासिफिकेशन अच्छी नहीं है, एप्ट नहीं है। बोल 20 एलिमेंट्स तक सिर्फ काम आने की बात भी नहीं है, बट द मेन थिंग इज कि
हर एलिमेंट ग्रुप ही नहीं हो पाया, नॉट एवरी एलिमेंट फॉर्म्ड अ ट्रायड, सो नॉट एवरी एलिमेंट वाज ग्रुप, ठीक है, जिसकी वजह से हमने डिस्कार्ड कर दी इसकी क्लासिफिकेशन। पता नहीं, ये ट्रायड नहीं है बेटा, ये ट्रायड के नाम पे मत याद करने में। दिस इज नॉट अ ट्रायड, मैं लिख देता हूँ उसके ऊपर, नॉट अ ट्रायड, दिस इज सिंपली एन एग्जांपल टू प्रूव दैट वी हैड टू डिस्कार्ड दिस थ्योरी बिकॉज इट डिड नॉट गो वेल विद ऑल द एलिमेंट्स। बोलो। हाँ, क्योंकि इन सब के नाम दे रखे हैं मैंने, मतलब इसका भी फैमिली का नाम तो मैं लिख सकता था, लेकिन स्टिल इसका नाम क्योंकि ट्राइड ही नहीं है, ये वो बना ही नहीं पाया इसको ट्राइड, बिकॉज इसमें प्रूव ही नहीं हो रही कि इन दोनों एलिमेंट्स का सम क्या है। आगे बढ़े, चलो ठीक है, हम न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स की बात करते हैं। यस, यस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं गवाने लाऊंगा, बता रहा हूँ, ठीक है, फिर राग भी गवाएंगे आपसे, फिर थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, फिर डोडो रे रे भी गवाऊंगा। बेटा ये म्यूजिक की क्लास चल रही है क्या? कुछ डबल डबल। अच्छा, बाय द वे थोड़ी म्यूजिक थ्योरी की बात करते हैं, कर रहे हैं तो ठीक है, मजा आएगा तुम्हें सुनने में, तुम्हारी पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी को इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये जो डो रे मी फा सोला टी दो जितने भी ये होते हैं, या फिर सारे गाँव पा जो भी हम करते हैं, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ये सारे होते हैं हमारे टोन्स, ठीक है, इन सब ये सारे टोन्स है। जो आप अगर सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ये समझने के लिए, आपने सबने पियानो देख रखा है, ठीक है, सबने पियानो देख रखा है, जो व्हाइट कीज है वो सारे टोन्स है, जो ब्लैक कीज है वो होते हैं सेमीटोन्स, हाफ अ नोट, ठीक है, इट्स कॉल्ड हाफ अ नोट, एक नोट एक टोन, हाफ अ नोट इज अ सेमीटोन, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, एक ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, अगर आप कभी भी लाइफ में पियानो बजाओगे, ठीक है, कभी भी, तो ट्राई दिस, जो फर्स्ट नोट होगा एंड उसके बाद एट्थ नोट, उन दोनों को साथ में बजाना, इट विल साउंड एस्थेटिकली प्लीजिंग, इट विल साउंड प्लीजिंग, इट विल फॉर्म अ मेलोडी, काइंड ऑफ मेलोडी, इट विल फॉर्म अ मेलोडी फॉर यू, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आप किसी भी रैंडम और दूसरे बीट को अगर बजाने की कोशिश करोगे तो इट माइट नॉट साउंड दैट गुड, ठीक है। देयर इज अ रीजन फॉर इट, बिकॉज एवरी एट्थ नोट is a is no accents the other eighth note, ठीक है, not the same note, it's not the same note, notes कैसे बनते हैं, pitch is high करके, तो higher the pitch, note is higher, but eighth note पे वो there's some similarity. In the same way, in न्यूलैंड्स ने कहा कि हाँ मुझे लगता है कि जो एलिमेंट्स है ना, एवरी अगर हम उसे अरेंज करें, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें हम उसके एटॉमिक मासेस में, तो हर एक एलिमेंट क्या करता है, रिपीट करता है प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है। उसने ये ऑब्जर्व कैसे करा, ही सिंपली टोक अ लॉट ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड लिए बहुत सारे, ठीक है, सब पे एलिमेंट्स लिख दिए, एंड देन उन्होंने ग्रुप करना, नो नो दिस इज सम मेंडलेव करने का रहता है, नो नॉट नॉट forget about this, the card experiment is not, तो न्यूलैंड said कि every eighth element will repeat its property, मतलब लास्ट एलिमेंट से एट्थ एलिमेंट से मिल रही होगी, ठीक है। अगर किसी को मॉडर्न मॉडर्न थ्योरी के बारे में पता है, फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाइन्थ एलिमेंट रिपीट करता है, ठीक है, तो उसे एट्थ क्यों लग रहा था, बिकॉज इस टाइम तक नियॉन गैसेस डिस्कवर्ड ही नहीं हुए, तो नियॉन गैस एक भी नहीं मिलने की वजह से एक एलिमेंट हर हर सेक्शन में से मिसिंग था। तो इन केमिस्ट्री नाइन्थ एलिमेंट जनरली अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है ना कि जो हमारी वैलेंसीज हमने देखे थे कैसे नाइन्थ एट के बाद फिर रिपीट कर रही थी वैलेंसीज, जिसकी वजह से नाइन्थ एलिमेंट प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। लेकिन उस टाइम तक नियॉन गैसेस थे ही नहीं, पता ही नहीं था किसी को इतने कम, क्योंकि नियॉन गैसेस बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में बहुत रेयरली मिलते हैं, तो इसलिए फाइंड नहीं हुए थे उस टाइम तक। दैट इज द रीजन ही ऑब्जर्व कि एवरी एट्थ एलिमेंट और एन ऑक्टेव would be would be the same property, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स है जिसे न्यूलैंड्स ने क्या करा था, ग्रुप करा, ठीक है। ये टेबल बनाओ, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं अभी वाला डेवलप कैसे हुआ, ठीक है। इट्स लाइक कि यू वर्क रियली हार्ड ऑन समथिंग, योर वर्क शुड बी अप्रिशिएटेड इफ इट लेड टू द वर्क्स ऑफ अदर पीपल, ठीक है। मान लो वो नहीं होता कि, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मान ले तू कोई जार खोलने की कोशिश कर रहा है, वो 2 घंटे से लगा हुआ है, फिर दूसरे को दिया उसने तुरंत खोल दिया, तूने कहा मैंने लूज करके दिया, ठीक है। तो उस बंदे को हर बार क्या बोलना चाहिए कि ये जार रणवीर ने पहले लूज करके दिया था तब मैं खोल पाया, तो साइंस में वही चलता है, दे आर एक्नॉलेजिंग ऑल द साइंटिस्ट दैट डिड वर्क बिफोर देम, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी जरूरत कैसे बनी, वो डेवलपमेंट कैसे हुई, क्योंकि अगर ट्रायड नहीं बने होते तो नेक्स्ट वाला नहीं सोचता कि उसको हम इराडिकेट करके दूसरा बनाए, क्या पता दोबारा ट्रायड ही बन जाते पहली बार,
ठीक है। तो देयर वाज नॉट जस्ट वन पर्सन हु जस्ट रैंडमली एट द नाइट डिस्कवर्ड कि वो ऐसे वैलेंसीज होनी चाहिए एंड ऐसे ग्रुप कर देते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बन गई। there's a lot of people involved, so they are acknowledging their work and we are understanding how it was developed, which is very important. बताओ, बड़ी सैड बात है बट क्या करें। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा वो द सेकंड पर्सन टू पुट क्या ओ क्या बात है। कब तक कितने याद कर रखे, 10 तक? अच्छी बात। मैं डर ही गई, मे बी नेट पे भी ना मिले, हो भी सकता है। दैट दैट द थिंग कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन इन फैक्ट कि पहले करना कितना जरूरी होता है, पहले सही करना कितना जरूरी होता है। अगर वो जा मुंह पे नहीं जा पाता तो कुछ नहीं होता। ठीक है, बट मुंह पे पहला गया। ये फ्लैट अर्थर्स वालों को चुप, ठीक है। हाँ, पता है। और वो पूरे एविडेंस देते होंगे कैसे वहां पे रैपर फेंका हुआ है, तो प्लीज नहीं मत मारो। हाँ, लागे तो हवा तो चलती ही नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कभी डिस्कस करनी है तो करेंगे। हाँ तो कहता सिमुलेशन है, हम सब गेम में है। फिर हाँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट्स ट्रू। मेरा काम है पढ़ाना, मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं आपको ओपिनियन देने नहीं आया, वो पढ़ाना है बस। ठीक है, ये लिखा, टेबल बना लिया सबने। बातें क्यों कर रहा है? वो स्केल देख रहा है, वो स्टील में कन्वर्ट हो जाए कुछ दिन बाद। चुपचाप पढ़ो। क्या लिख लो, लिख लो, लिख लो। नहीं खाने चाहिए ईओ के नीचे। एन, हाँ, दोनों को एक ही सेक्शन में डाल रखा है, वो लिमिटेशन है, वही डिस्कस करेंगे ऐसे। नहीं है क्योंकि एलिमेंट ही डिस्कवर्ड, पता ही नहीं था उसे ग्रुप कर सकते। एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं है ना काफी सारे। पुराने जमाने की बात करें हम, जैसे 19th सेंचुरी। हम कौन सी सेंचुरी में? थैंक गॉड। आप भी हो ना 21st में। क्या डोरेमोन अच्छा करता था? नोबिता को हटा दो, डिलीट कर दो, डोरेमोन बहुत अच्छा है। क्या नोबिता पसंद है तुझे? दिखता भी तेरे जैसा है। तेरी तरह दिखता है नोबिता, मैंने नोटिस करा। शिनचैन मस्त है। अच्छी बात। देख लिया सबने? बेटा आपको क्या मतलब? हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। चाय ले आओ, बिस्कुट ले आओ आपके लिए। आज कहीं ऑनलाइन नहीं है। अरे जान, चाय नहीं बेटा। पहले देख तो ले है क्या है। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे तो इन्होंने जो ऑक्टेव दिए, अब इसके जो हमारे जितने भी वर्टिकल ग्रुप्स है, ये जो हमारे वर्टिकल ग्रुप्स है, ये सारे क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है। रिकॉर्डिंग हो रही है, I guess। बेटा हो रही है। अब तो बुराई है, रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो। एवरीवन शुड नो जगबीर इज अ बैड बॉय। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सो ये एक वर्टिकल ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की, तो उन्होंने जब ये क्लासिफाई करा तो ही मेड श्योर कि ये सारी सिमिलर प्रॉपर्टीज में अरेंज्ड हो। ठीक है,
लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस इन दिस, वो लिमिटेशंस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द limitations of Newland's octaves, ठीक है, बैंड्स, ठीक है। हाँ सबके तभी तो नहीं बनी लिमिटेशन थी, इसलिए नेक्स्ट बनी हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अबाउट करंट अंडरस्टैंडिंग, मैं बता थ्योरीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट अगर कुछ भी थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स की थोड़ी चीजें इधर उधर हो गई ना, और हमारे कुछ लॉज खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि हम अभी न्यूटोनियन फिजिक्स पे चल रहा है पूरा, ठीक है, न्यूटन भाई साहब ने जो कह दिया हम मान रहे हैं, ठीक है, वो प्रूव हो रहा है, उन्होंने क्या ग्रेविटेशनल वेव्स कही थी, उनके मरने के बाद नहीं कितने 50-60 साल बाद हम कह रहे हैं ओहो ये भी है। तो मैथमेटिकली उन्होंने बहुत कुछ दिखाया था, अब निकलता है, लेकिन गलती से भी अगर वो फिजिक्स गलत प्रूव हो गई ना किसी भी नई चीज डिस्कवर होने के बाद, तो बेसिकली आपके एंड एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ी, उसको कोई डिफरेंस नहीं पैसा आएगा मतलब ना आपको कुछ आता है ना उसे कुछ आता है, एंड इनफैक्ट वो ज्यादा अच्छा है बिकॉज उसे जल्दी समझ आएगा नेक्स्ट चीजें, एंड आप अपनी बेसिक आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटेशन कल को मतलब कुछ और निकला, ठीक है, ग्रेविटेशन जैसा कुछ होता ही नहीं, तो आप तो एक्सप्लेन उससे कुछ नहीं होगा ज्यादा, लेकिन अगर आपकी जो थ्योरी है वो डिस्कार्ड हो गई तो आपके लिए चेंज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपके हिसाब से जमीन पे एक ही थ्योरी है कि ग्रेविटेशन है, ठीक है। कल को कोई अजीब सी थ्योरी आती है कि हम सबके पैरों में मैग्नेट्स होते हैं, पैदाइशी मैग्नेट होते हैं, ठीक है, तो फिर मतलब सोचो कितना कितना बिजार है, अभी सोचने में कितना लग रहा है क्या weird है, मैं तो मानूंगा ही नहीं। तो यू वुड बी एडिकेटेड कि मतलब ये पागल हो गया, इसको मेंटल असाइलम में, बट दिस इज व्हाट हैपेंस, ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस जब एक थ्योरी बिल्कुल हमारी दिमाग में सेट कर दी जाती है एंड इट चेंजेस, so this is the problem with it because we cannot, after we are adults, we cannot change our thinking. It's a there's a reason कि हमारी personality एक बार बन चुकी होती है, चेंज नहीं होती, तो उसके बाद हम सीख नहीं सकते, उसको इम्प्रूव कर सकते। बच्चों को कुछ भी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उर्दू बना दो, बोल दो, बोलते नहीं एरोप्लेन आ रहा है मुंह में डाल दे, क्या मतलब उसको एरोप्लेन ऐसा थोड़ी, मतलब कितनी अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, कितनी अनसाइंटिफिक बातें। बचपन में हमें कहते हैं सनराइज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, और धरती घूम रही है, सन तो अपनी जगह है। तो दैट इज द थिंग कि हमें पहले गलत पढ़ाया जाता है जिससे हम सही सीख पाए आगे, एंड मान ले जो बड़े हैं उन्हें ही नहीं पता कि धरती घूम रही थी नहीं घूम रही थी, तो क्या मतलब फिर क्या पढ़ाओगे बच्चों को, इसीलिए सो इट वुड बी वेरी प्रॉब्लमैटिक, सो लेट्स जस्ट प्रे कि हमारी फिजिक्स सही है, हमारी पढ़ाई का यूज हो तो प्लीज, बट वेरी रेयर चांसेस कि ऐसा होने वाला है। एनीवेज लिमिटेशंस पढ़ते हैं, पहली लिमिटेशन, अच्छा पहली बात इसकी डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, मतलब अगर आपको एक्सप्लेन करना है 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, हाँ ठीक है, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग relative masses, the properties of every eighth element हाथ पे लिख लो बेटा, similar to the first one, like the eighth note of a musical scale. If we had time मैं आपको पियानो बजा के दिखाता, मुझे आता नहीं है डोंट वरी याद है जब भी कल पियानो लेके आया, ठीक है, परसों, एक ही बात है, नोट्स तो पता नहीं, एक ही बात है, इनफैक्ट
इजियर है पियानो पे, यू डोंट हैव टू डू दिस एटलीस्ट, मुझे बस एक याद करना है। कॉर्ड्स कौन बजाने कह रहा है, हम तो सिर्फ सिंपली नोट्स बजाने कह रहे हैं, बच्चे कॉर्ड से डर जाएंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट, एट्थ है, सुन लो मैं बोल देता हूँ कहाँ तक लिखा है तूने। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट वाज सिमिलर टू द फर्स्ट वन, लाइक द एट्थ नोट ऑफ म्यूजिकल नोट। दिस इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दिस इज Lam's law of octaves, which is not true अभी currently, ये नहीं hold करता। हाँ, modern है और अभी 9th element is its property, not the 8th। नहीं, see, I am a little bit of in the research field, तो हमारा काम होता है दूसरों की रिसर्च को खराब या तो पढ़ के रिव्यू करना कि इसमें क्या क्या कमियां हैं जिस पे हम वर्क कर पाए। तो दिस इज व्हाट रिसर्चर्स डू इवन इन साइंस, की जो कमी रह जाती है दूसरे के रिसर्च में उस पे पिकअप करते हैं। तो टेक्निकली आपके लिए एक पूरा रिसर्च हो रहा है, ये होता है। क्या बोल रहा था मैं, क्या क्या आपने लगा। ठीक है, लिमिटेशंस की बात करते हैं, क्या हो रहा है। मुझे लगा टाइम हो गया क्लास, जब भी डर गया क्या हो गया, ऐसा क्या बता। अच्छा ठीक है, अच्छा न्यूलैंड्स पहले सुन लेते हैं क्या क्या लिमिटेशन थे, फिर लिखेंगे, ठीक है। सो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मासेस अप टू 40। तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये एटॉमिक मासेस 40 तक ही होल्ड करता था, उसके अलावा होल्ड नहीं करता था, उसके आगे होल्ड नहीं करता था। अप टू कैल्शियम, दैट इज 40 अप टू कैल्शियम। हम किसकी बात कर रहे हैं, मासेस की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी बात ही कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर की बात नहीं कर रहे। तो 40 मतलब 20 तक ही कंप्लीट हो गया हमारा। लॉ ऑफ ऑक्टेव यही था कि एवरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस जब अरेंज करते हैं तो एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट्स इट्स प्रॉपर्टी, यही है। हाँ। नहीं नहीं, इन्होंने इसने डाल जरूर रखा है, ठीक है, बट वो होल्ड नहीं कर रहा, वो होल्ड नहीं कर रहा, ठीक है। So Newland's law of octave was applicable only to the lighter elements having atomic masses up to 40, up to calcium. After calcium, every eighth element did not possess the similar properties of the eighth element from it. The yttrium, like the yttrium, मतलब eighth element from calcium के बाद नहीं hold कर रही थी वो properties जो उसके पहले hold कर रही, ठीक है। अच्छा, these two elements have entire different properties, इनकी बात कर रहे हैं, chromium and yttrium की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स की इवन दो एक 8th डिफरेंस पे है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। ओके, these two elements have entirely different properties. Similarly, we find the first and eighth element in it the following pairs although different properties. फिर 5.1 में इन्होंने टेबल दे रखा है, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स ग्रुप है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ये कौन से एलिमेंट्स है इनकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम एंड इंडियम, ठीक है। Indium and zirconium, manganese and arsenic, Fe and selenium have altogether different properties, but अगर आप टेबल में देखो तो इन सबको उन्होंने साथ में ग्रुप कर रखा है, ठीक है। Is this complete or not? हाँ, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, बट इवन दो वो एक सेम वर्टिकल कॉलम, they do not hold the same property. So this was the problem कि limitation क्या है, Newland's law of octaves applicable till calcium मास, मतलब 40 मास तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूलैंड
said that there are only 56 elements जो उस time तक discovered थे, and there would be no new elements that would be discovered. But as of now, we know 118 elements, so obviously he was incorrect. The next limitation is कि he assumed there would only be 56 elements, which is an incorrect assumption. So it was assumed, या फिर limitation है तो मैं simply आपको points ही तो लिखवाने हैं मुझे. So this is Newland's assumption that there are only 56 elements and no new ones will be discovered. आर्टिफिशियली क्रिएटेड तो होते हैं काफी सारे. डिस्कवर करें. There are a lot of आप maybe could say that we do not know that for sure. We can never say कि हाँ जब तक आप अर्थ की एवरी हर जगह एक्सप्लोर कर लो तब तक आप नहीं कह सकते कि हमने सारे एलिमेंट्स या फिर पूरी चीज हमने हर चीज देख चुकी है. हमने सारे स्पीशीज भी डिस्कवर किया है अभी तक. बहुत सारे बच्चे हुए अभी तक हमने डीप ओशन नहीं एक्सप्लोर करा ढंग से. इफ यू नो अबाउट दैट, डीप ओशन नहीं करा है. अर्थ के डीप एंड्स में हम जब जाते हैं तो हम ज्यादा पहुंच ही नहीं पाते हैं. हमारी करंट टेक्नोलॉजी परमिट ही नहीं करती है हमें ज्यादा डीप टेक करने के लिए. तो हमें क्या पता वहां नहीं एलिमेंट्स मिल जाए. हाई टेम्परेचर, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो रॉन्ग एट हाई टेम्परेचर. हमारे पास कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हर टेम्परेचर से आ सकता है? कोई नहीं. मतलब इफ देयर वाज तो हम सन पे कोई रोवर नहीं भेजते थे सरफेस चेक करने के लिए? भेजते थे. मान लो हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है ना बेटा. अभी तक करंट साइंस के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो इतने हाई टेम्परेचर सर्वाइव कर पाए इन द राइट क्वांटिटी ऑब्वियसली. Maybe there is some element. It's like saying कि आप घर तो डायमंड का ही बना सकते हो ना. इंडेस्ट्रक्टिबल होगा आपका घर, बम फेंक दे तब भी कुछ नहीं हो मे बी, लेकिन नहीं बना सकते ना गिवन इट्स प्राइस एंड इट्स क्वांटिटी. पूरी जितनी भी वर्ल्ड में हमारा डायमंड है उसे कलेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा एक इंसान का घर बन पाएगा. तो नॉट अ वायबल ऑप्शन. तो हमें नई टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी हमारे घर को सेफ बनाने के लिए. तो ये सर्च फॉर न्यू टेक्नोलॉजी आर द थिंग. तो अभी एक्सप्लोरेशन तो हमेशा चलती है. नेक्स्ट, in order to fit the elements in table 5.1, मतलब जो हमने टेबल अभी देखा है इसमें फिट करने के एलिमेंट्स उन्होंने क्या करा, कुछ दो को सेम उस बॉक्स में डाल दिया. तो जैसे अभी हमने देखा है कोबाल्ट और निकल को सेम बॉक्स में डाल रखा है. तो उन्होंने क्या करा कि कुछ एलिमेंट्स को उन्होंने सेम बॉक्स में डाल दिया, which didn't make sense because क्लासिफिकेशन मतलब कि हमें डिफरेंट में रखने हैं. एंड दूसरी बात कि क्या इनकी प्रॉपर्टीज मिलती भी हैं जो उस ग्रुप में उससे नहीं. that was the another two problems. So ये सुनते हैं. हाँ. So Newlands not only placed the two elements in the same slot, but also placed some unlike elements in the same column. For example, cobalt and nickel are placed in the same slot as they are placed in the same column as that of chlorine and chlorine, which have completely different properties. Okay. बेटा उसको जगह नहीं मिल रही थी. वो जब ऑक्टेव उसे ऑक्टेव पे करना है, उसे हर बार ऑक्टेव पे करना है. जब उसने ऑक्टेव पे करा तो फिर उसके बाद आई नहीं रहती उसकी प्रॉपर्टीज. बट ही हैड टू अरेंज देम बिकॉज़ हिज लॉ सेड कि every eighth element should repeat the properties. So even though it did not repeat, but he did place it. These were the limitations. Okay. So on the other hand, iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. Similarly, Ce and La have been placed in the same slot under the same column of Cr and Y, though their properties are altogether different from Cr and Y. So इसने काफी सारे एरर्स करे. फॉर एग्जांपल Fe की प्रॉपर्टीज निकल से Ni निकल से मिलती थी बट ये किसी और ग्रुप में नहीं. ठीक है. तो दे शुड बी इन द सेम ग्रुप. सो दे वर दीस एरर्स. बोलो. अभी तो बात करी थी कि डिस्कवर्ड नहीं थे तो नहीं पता था कि यहाँ पे कोई एलिमेंट्स आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, और नहीं थे कोई एलिमेंट जिस ग्रुप में आ सकते हैं उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. थर्ड लिख लेते हैं. तो थर्ड वॉज लिखे कैसे शॉर्ट करके. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. बस ये नोट्स है, दिस नॉट द आंसर जो आप लिखने वाले हो. ऑब्वियसली आंसर आप अलग से लिखोगे जो मैं जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब लिखा गया सॉल्यूशन. एलिमेंट्स बोलो.
रटने पड़ेंगे बहुत सारे आंसर बेटा, आई कैन नॉट डू दैट, आई एम ऑनेस्टली कैन नॉट डू दैट, बट उसका रीजन सिंपल है कि देर, मेरे मैंने आपको बहुत बार बोला है, देर आरंट एनफ जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, व्हाट इट इज कि मैं ये बोल सकता हूँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक का जनरल आंसर ही बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कर रहे हैं न्यूलैंड ऑफ केस की बात कर रहे हैं, तो अब मैं ये नहीं बता सकता आपको कि इसका सैंपल क्वेश्चन क्या होगा, लेकिन सैंपल आंसर जरूर दे सकता हूँ। हर में अगर लिमिटेशंस पूछा जाए तो आप यही लिखने वाले हो, लेकिन लिमिटेशंस हमेशा सीधी तरीके से पूछे नहीं जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैन डायरेक्टली आस्क यू व्हाट आर द लिमिटेशन, ठीक है, क्वेश्चन कैन आस्क यू कि व्हाई वाज दिस इरेडिकेटेड, ठीक है, व्हाई वाज दिस डिस्कार्डेड, क्वेश्चन कैन आस्क यू कि ये दोनों एलिमेंट्स यहाँ पे क्यों प्लेस्ड है, एंड रेफर अदर प्रॉब्लम्स विद दिस टेबल। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स, तो एक क्वेश्चन तो नहीं दे सकता मैं, एक आंसर दे सकता हूँ बेटा। आंसर फ्रेमिंग, भाई मैं कह रहा हूँ आंसर फ्रेमिंग विल डिपेंड ऑन यू। जब जब पेपर्स आपके चेक होंगे तो उस पर दिखेगा कि कौन से बच्चे खुद आंसर फ्रेम कर पाते हैं। जो खुद कर पाते हैं अच्छी बात है, उन्हें समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। जो खुद नहीं कर पाते उन्हें थोड़े क्वेश्चन रटने ही पड़ेंगे, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि नॉट। कुछ बच्चे हैं जिन्हें खुद याद नहीं होंगे या फिर ढंग से नहीं फ्रेम कर पाओगे, आप कुछ भी कर लो तो फिर आपको आंसर याद करने पड़ेंगे, नॉट एन ऑप्शन। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। चौथा, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के बारे में क्या सुनते हैं? So noble gases were not known when Newlands gave his law of octaves. However, when noble gases were discovered around in 1900s, the property of eighth element were no longer similar to the first one. Actually, now it was the first and the ninth element which had similar properties. In view of the above limitations, the Newlands law of octaves was discarded. तो अब क्या हुआ कि प्रॉपर्टी रादर देन प्रॉपर्टी ऑफ एट्थ एलिमेंट, जब हमने नियॉन गैस डिस्कवर करे तो क्या हुआ, प्रॉपर्टी ऑफ नाइन्थ एलिमेंट सिमिलर में, वो भी नॉट एवरी नाइन्थ एलिमेंट। क्लासिफिकेशन आप देखोगे तो इट्स नॉट अरेंज्ड इन अ वे की कॉलम देखिए आपने, पहले एक होता है, फिर एक होता है, फिर दो, फिर ऐसे करके जिस तरीके से अरेंज्ड है, तो एवरी एट तो सेम ग्रुप में आ ही नहीं सकते, सेकंड ना ही नाइन्थ आ सकते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम बाद में पढ़ेंगे, बट दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एराडिकेटेड बिकॉज़ इट वाज नॉट, ठीक है, तो इस वाज आल्सो इनकरेक्ट। तो नोबल गैसेस की ट्रीट, जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए तो वो इस टेबल में कहीं फिट नहीं आ पाए, एंड इन्होंने ये जो लॉ दिया था न्यूलैंड ने वो भी इरेडिकेट कर दिया कि नहीं ये गलत है, ठीक है, डिसरिगार्ड कर दिया। ओके, सो हिज थ्योरी वाज, दिस थ्योरी वाज डिसरिगार्डेड, आई गेस डिस्कार्डेड, even though discarded, फैक्ट थोड़ी दिया, पढ़ तो रहे हम। एनीवेज ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशंस हमने अभी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे मेंडलेव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक है, मेंडलेव्स का टेबल पढ़ेंगे हम, व्हिच इज वेरी क्लोज टू आवर यूनिट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो देखेंगे। बट टेक अ 5 मिनट ब्रेक, रजिस्टर करो दिमाग में अभी तक जो करा है, टेक अ 5 मिनट ब्रेक। अब हम करते हैं नई थ्योरी। इसी थ्योरी याद तो नहीं हो जाएगी आज के लिए, याद तो नहीं हो जाएगी, और मैं ऐसे क्यों देख रहा है कि हाँ बोलूं ना बोलूं फर्क क्या पड़ता है, पढ़ लेंगे चलो ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं, पहले तो लॉ पढ़ते हैं उसके बाद इसकी टेबल देखेंगे। मेंडलीव पीरियोडिक, मेंडलीव बोल ले जो मन करे, कोई प्रोनाउंसिएशन टेस्ट नहीं कर रहा। नेल्सन मंडेला बुला लो, जो लिखना है लिखो, एग्जामिनर को पता है, स्पेलिंग सही लिखना, प्रोनाउंस जो करना है करो। हाँ ओके, तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात करते हैं एंड हमने डिस्कस करते हैं। अब ये कार्ड वाला एक्सपेरिमेंट था जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, तो इसने क्या करा कि कुछ कार्ड्स लिए, मल्टीपल कार्ड्स लिए, एंड उस पे सारे एलिमेंट्स लिख दिए, एंड जनरली हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स लिख दिए उसके,
समझ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड है, बिकॉज जनरली बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ चीजें एंड ऑक्सीजन के साथ, बहुत रिएक्टिव है ना, इसीलिए। तो उसने उस बेसिस पे टेस्ट, उसके सबसे पहले क्या लिखा, मास लिख दिया, ठीक है, एलिमेंट का नाम लिख दिया, उसके हाइड्रोजन ऑक्साइड लिख दिया कार्ड्स में, एंड देन सिमिलर्स को ग्रुप करना स्टार्ट कर दिया। When he grouped them together, he observed कि automatically वो increasing order of atomic masses में अरेंज हो रहे हैं, एंड एक पार्ट के एक पॉइंट के बाद सारे रिपीट कर रहे हैं, मतलब अगेन एट्थ के बाद काफी बार रिपीट कर रहे हैं काफी सारे एलिमेंट, ठीक है। नॉट एवरी एलिमेंट, इसकी तरह नहीं कि फर्स्ट से काउंट करा हमने, लास्ट की तरह न्यूटन्स की तरह नहीं कि एवरी एट्थ एलिमेंट, नो, ही ग्रुप्ड देम एंड ही सेड कि हाँ सिमिलरिटीज है कुछ प्रॉपर्टीज में आफ्टर अ स्पेसिफिक काउंट, बट वो कैसे वर्क करता है अभी देखिए। नहीं, कंपाउंड्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा कि वो जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, मान ले सिमिलर कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की बात करते हैं, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, सी होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, तो तुम सोच सकते हो ना ये दोनों सिमिलर होंगे, तो उसने ये करा कि ऑक्साइड जिसके एक्सओ की फॉर्म में है, मतलब एक्सओ की फॉर्म में, वो क्या हो जाएंगे सेम ग्रुप में, फिर सी फॉर एग्जांपल कोई टू फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे CO2 है, ठीक है, CO2 है, तो उसके ग्रुप में कौन कौन से डालेंगे हम जो वैसे फॉर्म करते हैं, तो उन्होंने क्या करा कि फिर XO2 वाले ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके बेसिस में, हाँ Fe2O3, तो उस ग्रुप में X2O3, उस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड के बेसिस में उन्होंने ग्रुप करना स्टार्ट किया एलिमेंट्स को, एंड नोटिस करा कि वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो मैं अरेंज कर रहा हूं उसमें, ठीक है। तो पीरियोडिक लॉ पढ़ते हैं, पहले सुनते हैं उसके बाद लिखेंगे, ओके। तो इसका पीरियोडिक लॉ क्या था, उसके लिए पहले हमें ये समझना है कि पीरियोडिक टेबल इसने जो बनाई, इसकी पीरियोडिक टेबल, नॉट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये क्या कहना चाहता है उसके बारे में। Okay, the periodic table may be defined as an arrangement or a chart which classifies all known elements on the basis of their properties in such a way that elements with similar properties are placed in vertical column and dissimilar elements are separated from one another. तो पीरियोडिक टेबल हमारा कब अच्छा हो गया, पीरियोडिक टेबल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि सबसे पहले हमारी पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है वो इंक्रीजिंग मासेस के बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो एक वर्टिकल कॉलम में है, जो एक वर्टिकल कॉलम है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक वर्टिकल कॉलम है तो इसमें सारे सिमिलर एलिमेंट्स ही होने चाहिए, ठीक है, ये कुछ बातें उन्होंने कही, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, तो ये लिख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल may be defined as an arrangement, लिख लो साथ में, और चार्ट लिख ले देवांश, which classifies all known elements on the basis of their properties in such a way that the elements with similar properties are placed in the same vertical column and dissimilar properties are separated from one another. Separated from one another. This is not the Mandela's periodic law. This is what a periodic table means.
वो अभी लिखेंगे। लिया सबने? लॉ की बात करते हैं। मेंडेलियस पीरियोडिक लॉ क्या कहता था? when elements are arranged in order of their increasing atomic masses, in order of their increasing atomic masses, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. This repetition of elements is called periodicity of properties. दोबारा लिख देता हूँ ये, कैप्सूल में लिख देता हूँ, PERIDIC। ठीक है, जस्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इन्होंने कर क्या रखा है। तो जैसे अभी हमने बात करी थी कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेसिस पे इन्होंने कैटेगराइज करा है। सो एक जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा एक ग्रुप है जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। पीरियड्स आर सिंपली कि ये सारी पीरियड्स होंगे जिसमें दीज आर सिंपली व्हाट रोज, एंड कॉलम्स हमारे ग्रुप्स है जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट साथ में होंगे। ठीक है, उसमें भी उन्होंने ए और बी में डिवाइड करा है। ए वाले सब सेम प्रॉपर्टीज, बी वाले सब सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, एंड इन दोनों के नाम होते हैं, इन दोनों के नाम में मैं आपको लिखवा देता हूँ। दे द फर्स्ट ए, द ए पार्ट इज नॉर्मल। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग इनमें सिमिलैरिटी इन दोनों के डिफरेंट, इवन दो इन दोनों के सेम ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स है, बट जो ए ग्रुप वाले वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बी ग्रुप वाले। So this is normal or representative elements. Okay, and then transition elements. Transition elements. तो ये दो ग्रुप्स में डिवाइड करा। ठीक है, अच्छा आगे हाँ टेबल बनाना होगा आप लोग, मतलब घर से बनाओगे भी नहीं बनाओगे, बट you have to remember a lot of the stuff in this table, so it's not a bad habit to make it. कुछ ऐसे नहीं जाएगा, मैं बताऊं। ठीक है, अच्छा तो
इनो एक अगर आप नोटिस करो तो इसमें भी आपको कोई नियॉन गैस नहीं दिखेगी। सो इवन इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक नियॉन गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए, लेकिन डिस्कवरी ऑफ नियॉन गैसेस डिड नॉट एराडिकेट और डिसरिगार्ड दिस थ्योरी। इसका सिर्फ एक रीजन था कि हम उन्होंने यहाँ पे एक लास्ट कॉलम ऐड कर दिया, एडिंग अ जीरो ग्रुप, ठीक है, एडिंग अ जीरो ग्रुप एंड इसमें सारे नियॉन गैसेस डाल दिए, ठीक है। सो it did not affect any of the other parts of the table and everything else was just as it should be। जो और लिमिटेशन है धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, वो तो थी ही, लेकिन जो इसकी अचीवमेंट्स थी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट वर द गुड थिंग्स अबाउट दिस मॉडल, इससे हमें क्या क्या नई चीजें फाइंड करने को मिली एंड व्हाई वाज दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, ठीक है। तो हम बात करते हैं, अच्छा बाय द वे दिस इज हमने डिस्कस कर लिया है ग्रुप्स है, एंड ये सारे जितने भी रोज है सारे पीरियड्स, ठीक है, दीज आर ऑल पीरियड्स एंड द कॉलम्स कॉलम्स आर द ग्रुप्स। ग्रुप में सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। ग्रुप्स के दो सब ग्रुप्स है, ए एंड बी, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, तो ये जो एट्थ है सब में दो सब ग्रुप थे, एक्सेप्ट फॉर द एट्थ जिनमें तीन सब ग्रुप्स, ठीक है, तीन थे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स, ठीक है। अचीवमेंट्स मतलब उन्होंने क्या क्या नई चीजें फाइंड करी या फिर हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ इससे, इस मॉडल से या फिर इस पीरियोडिक टेबल से। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं अचीवमेंट्स, हम पॉइंट्स लिखेंगे एंड देन डिस्कस करेंगे। तो पहला सिस्टमैटिक था, तो फॉर द फर्स्ट टाइम actually atoms were arranged in the increasing order of the atomic masses and the groups contained elements of similar properties। तो दोनों चीजें जो एक periodic table में होनी चाहिए थी वो ये suitably दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों important points हैं, इसलिए systematic, एक systematic study of elements, study of elements मतलब अगर किसी को सिस्टमैटिक स्टडी करनी हो तो दिस वाज अ गुड टेबल टू रेफर। और दोनों चीज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे जो इन्होंने कंसिडर करा था। सबसे पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज थे सब, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। दूसरा क्या था, ग्रुपिंग सिमिलर एलिमेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक masses। अच्छा, जब जब स्टार्टिंग में हम कोई भी चीज डिस्कवर करते हैं तो दे माइट बी सम एरर्स। सो इन फाइंडिंग द एटॉमिक मासेस, एंड वैलेंसीज टू ऑफ सम एलिमेंट्स, साइंटिस्ट कैन बी रॉन्ग समटाइम्स। तो जब ये एटॉमिक इन्होंने पूरा जब टेबल बनाया, सो दैट लेड टू द पॉसिबल फिक्सिंग ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल इन्होंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं, दो एग्जांपल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें बेरिलियम बेरिलियम की बात करते हैं। बेरिलियम का मास वाज थॉट टू बी 13.5, ठीक है। टेबल देखते हैं, अगर बेरिलियम का मास 13.5 होता तो वो कहाँ पे आना चाहिए था, ये देखो सी और एन के बीच में आना चाहिए था, यहाँ कहीं आना चाहिए था, बट यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ठीक है। सो दिस लेड टू द डिस्कवरी दैट बेरिलियम माइट बी इन द रॉन्ग प्लेस बिकॉज ऑफ द रॉन्ग एटॉमिक मास, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि इसका एटॉमिक मास इनकरेक्ट है। जिसकी वजह से दोबारा से रिसर्च हुई, इसका रिसर्च में फाइंड आउट हुआ कि इसकी जो वैलेंसी है वो गलत कंसिडर करी गई थी, जिसकी वजह से इसका एटॉमिक मास गलत, एंड देन atomic mass calculate करने के लिए you need balance. So they assumed wrong valency of beryllium, due to which there was an error in calculation for beryllium's atomic mass. तो पहले जो atomic mass लिया गया था वो क्या था, 13.5 दिया गया था U, but it was incorrect because of the incorrect valency that was taken of beryllium,
इट वाज देन चेंज टू 9 पॉइंट कितना लिया इन्होंने 01 u ओके। अच्छा एक और एलिमेंट का एग्जांपल लिख लेते हैं। इट्स लाइक सेइंग कि अगर इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो जो हाइड्रोजन के ग्रुप से प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज के बेस पे ग्रुप करा उन्होंने, तो देयर इज नो स्पेस फॉर एनी एलिमेंट जो उस प्रॉपर्टी कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी, तो एलिमेंट को उस दोनों के बीच में आना चाहिए था, लेकिन उस दोनों के बीच में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, जगह नहीं है। एंड वो जो कंपाउंड फॉर्म करता है वो भी इन अकॉर्डेंस थे विद द अदर इन देयर ग्रुप। ठीक है, तो ये मान लो बेरिलियम जो फॉर्म कर रहा है, मान लो BeH2 फॉर्म कर रहा है एंड BO फॉर्म कर रहा है, तो हाउ कुड बी बिटवीन दीज टू, इट कैन नॉट बी बिटवीन दीज टू। तो उसकी बेसिस पे उन्होंने कहा कि नहीं, दिस कैन नॉट बी द केस, लेट्स reconsider the beryllium's valency and see कि क्या होता है, तो चेंज हो गया। ठीक है, not going into the details and not know the details of it, but this was what happened and it led to the correction of a doubtful atomic mass. Next discuss करते हैं, एक और एग्जांपल है या प्लैटिनम और गोल्ड की बात करते हैं। तो प्लैटिनम और गोल्ड की, प्लैटिनम का सिंबल बताओ। एक सेकंड, प्लैटिनम की बात करें, ओके ज्यादा किस करना 190 गोल्ड प्लैटिनम। हाँ, तो गोल्ड का एटॉमिक मास उन्होंने पहले डिस्कवर जो करा था वो था 96.2 एंड देन प्लैटिनम का जो उन्होंने प्लैटिनम का जो मास डिस्कवर करा था पहले वो था 196.7। अच्छा टेबल पे आते दोबारा, गोल्ड और प्लैटिनम को ढूंढे, कहाँ है बताओ क्या। टेबल मासेस नहीं लिखे होंगे आप लोग, मासेस नहीं लिखे, टेबल सेम। लास्ट वाला कॉलम ये लास्ट कॉलम। अच्छा इसमें एक और है, हाँ होंगे, ये टेबल इनकम्प्लीट है, आई डोंट नो दैट, we'll edit the table। AU लास्ट कॉलम में है ना, आई गेस, चेक करो लास्ट कॉलम में। हाँ तो क्या है बताना जरा। नहीं अरेंजमेंट बताओ, ये तीन एलिमेंट्स क्या है। एक सेकंड दोबारा, OS IR PT एंड EU कहाँ पे, फर्स्ट। हाँ ये रहा, हाँ ठीक है सॉरी, AU मिल गया हमें एंड PT देखो हमारे कहाँ पे, एंड इसकी मास बोलो 09। ठीक है, अच्छा तो अगर मैंने PT को बाद में डाला है एंड AU को पहले डाला है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, इस टेबल के अकॉर्डिंग एटॉमिक मास ऑफ AU इज लेस देन द एटॉमिक मास ऑफ PT। ठीक है, सॉरी मोर देन द एटॉमिक मास ऑफ PT, जिस तरीके से अरेंज कर रखा है। बट ऑन द अदर हैंड हमने पहले क्या डिस्कस कर रखा था कि हमारा जो प्लैटिनम है उसका ज्यादा मास है, तो इट लेड टू अगेन द दिस वाज द कॉन्सिक्वेंस कि उन्होंने कहा दोबारा से चेक करते हैं, एंड देन दे फाउंड आउट दैट गोल्ड का मास जब करेक्ट करके करा गया तो गोल्ड वाज 196.97 and platinum was 195.09, so it was incorrect, so we changed। बट कैसे पता चला, टेबल के बेसिस पे, बिकॉज वो बाद में कैसे आ सकता है अगर उसकी एटॉमिक मास कम है उससे, नहीं आ सकता बाद में। तो उन्होंने कहा मेरे टेबल में प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रीचेक करो अपनी कैलकुलेशन। ठीक है, क्या उसने प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डाला था, प्लैटिनम की जो प्रॉपर्टीज थी जो फॉर्म करता था ऑक्साइड के साथ, उसके बेसिस पे इस ग्रुप में डाला, एंड जो ऑक्साइड फॉर्म करता था AU, उसके बेसिस पे इसको इस ग्रुप में डाला, एंड वो पहले आ रहा था, तो ऑटोमेटिकली कि उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पोर्टेंट एंड एटॉमिक मासेस अपने आप ऑटोमेटिकली, लाइक ही डिड नॉट अरेंज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मासेस, ही अरेंज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज, वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो गए एटॉमिक मासेस में। तो ही सेड कि जिसके नहीं हो रहे अरेंज वो गलत कैलकुलेशन। ठीक है, क्या डिस्कवर नहीं होनी हम कैसे। अच्छा नेक्स्ट करते हैं, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, prediction of new elements। Okay, so
जब ये टेबल बनी तो इसमें काफी जगह खाली छोड़ी गई, ठीक है, जो हमने बाद में फिल भी कर रहे हैं, हम जो टेबल में कंप्लीट करिए, काफी जगह खाली छोड़ी गई। एंड उन्होंने क्या कहा कि ही इज प्रीटी श्योर कि ये एलिमेंट जस्ट अभी डिस्कवर्ड नहीं है एंड इवेंचुअली डिस्कवर होंगे, एंड उनके नाम भी दी। And then eventually the elements were discovered and they were very similar in properties with what he predicted. So you could say that he predicted the findings of new elements. For example, हम कुछ elements की बात करते हैं जो इस ग्रुप में है। फॉर एग्जाम्पल इस ग्रुप में जो लास्ट एल्यूमिनियम का है हमारा AL, ये देखो एल्यूमिनियम है, यहाँ पे दो ब्लैंक्स दिख रही है आपको, ठीक है। तो इसके बाद फॉर एग्जाम्पल इसका नाम दे दिया उन्होंने, मतलब ये अभी फाइंड नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट ये फाइंड होगा। एंड देन इसका नाम दे दिया उन्होंने, वो फिल कर रखा है क्योंकि अब डिस्कवर हुआ है, जब ये टेबल बनी थी तब डिस्कवर नहीं थे। दिस इज द ओरिजिनल टेबल, दिस इज देख दो नीचे लिख सकते क्या एक सेकंड रुको। ओके सो नीचे लिखते हैं कुछ एलिमेंट्स के बारे में। तो ही प्रेडिक्टेड अ फ्यू एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जो ब्लैंक स्पेसेस थे हमारे, एल्यूमिनियम के बाद ये ब्लैंक था, एक देखो बोरॉन के बाद ये ब्लैंक है इस ग्रुप में, ए ग्रुप में बोरॉन के बाद ब्लैंक है, एल्यूमिनियम के बाद ब्लैंक है, सिलिकॉन के बाद ब्लैंक है। एंड दीज एलिमेंट्स वर लेटर ऑन डिस्कवर्ड एंड ने उनके नाम भी हुए। तो जिसे उसने एक का हिंदी वर्ड है ऑब्वियसली, फर्स्ट मीनिंग संस्कृत वर्ड, सॉरी, हाँ, एका एल्यूमिनियम की बात करते हैं, ये मिला था हमें गैलियम गैलियम एंड देन एका सिलिकॉन हमें बाद में मिला स्कैंडियम एंड एक और बोरॉन, ये जर्मेनियम था नहीं था, ये स्कैंडियम था। एका बोरॉन वाज स्कैंडियम and एका सिलिकॉन वाज जर्मेनियम। ओके एंड इन्होंने, मैं एक आपको टेबल भी भेजूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। तो इस टेबल में उन्होंने दिखा रखा है कैसे जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करी गई थी एंड वो कितनी सिमिलर है जो प्रोडक्ट फाइंड करी गई जब वो एलिमेंट्स मिले थे। तो इट वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट ऑफ दिस कि साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट करा था एलिमेंट्स होंगे, वो मिले भी एंड उनकी प्रॉपर्टीज भी वही सेम हुई जो उन्होंने बोला था होंगी। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस जो हमने डिस्कस भी करा, पोजीशन ऑफ नोबल गैसेस, ये भी अचीवमेंट है। सिंस जब नोबल गैस फाइंड हुए तो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक कॉलम ऐड करना पड़ा एंड द टेबल वाज स्टिल इंटैक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई टेबल में कॉलम ऐड करने में, सिंपली कॉलम ऐड हो गया एंड एवरी ऑफ द जो उन्होंने प्रॉपर्टीज कही थी एंड जो टेबल की फंडामेंटल्स थे दैट दे डिड नॉट हैव टू चेंज। अगर हम बात करें न्यूलैंड्स की, उसके फंडामेंटल चेंज हो गए बिकॉज जैसे ही एट्थ एलिमेंट, एट्थ तो अब नियॉन गैस हो गया, रिपीट तो कर नहीं रहा एट्थ के बाद, तो उसकी तो गलत हो गई थी, लेकिन इसमें ऐसा तो कहीं नहीं कहा उसने कि एट्थ पे रिपीट हो रहे हैं, उसने कहा रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट हो रहे हैं। तो दस his law did not get discarded because of this। है बेटा, है, नोटेशंस करी नहीं है, ठीक है, ओके।